अब यमुना में पानी कैसे होता है इलाहाबाद जाते जाते, तो क्या होता है कि आगरा के बाद जो है यमुना में मिल जाती है चंबल नदी, और चंबल यमुना से करीबन 2 गुना से ज्यादा बड़ी है। एंड चंबल इज ए क्लीन रिवर। क्लीन रिवर इसलिए है कि चंबल को ये माना जाता है धार्मिक तौर पे कि ये श्रापित नदी है, तो इसमें करोगे कुछ काम तो श्राप मिलेगा आपको, तो इसके कारण से वो साफ है। मतलब जहाँ जिस नदी पे धर्म का बोझ नहीं है वो साफ है। देहरादून तक में जो है बहुत भयानक हुआ इस बार, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, हाईवेज को, इस निर्माण कार्य को, और कितना पहाड़ काटना है आपको। क्योंकि मुझे अभी याद है, मैं एक बार अभी 5-6 साल पहले रुद्रप्रयाग जब गया, रुद्रप्रयाग में मतलब 2 नदियों का संगम होता है, और एक अलकनंदा है, और दूसरी तरफ से जो केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, बहुत खूबसूरत नदी है, तो दोनों मिलते हैं। तो संगम के पास में हर साल जो है थोड़ा थोड़ा कोई निर्माण कार्य करता रहता है, नीचे किसी ने कुछ बना दिया करके। तो मैंने ऐसी जो जिस होटल में मैं था वो बात ऐसी चल रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए वो नीचे वो कुछ बना रहा है, क्या है? उसने कहा सब चिंता मत कीजिए, नदी सब बहा देगी अगली बार, प्रकृति इनको छोड़ने वाली नहीं है, ये कुछ भी बना ले महल, ये सही कह रहे हैं, लेकिन इसको साफ करके वापस अपने धर्रे पे वो इनको ले आएगी। देखिए एक सरकार भी समझे इस चीज को, और जो सस्टेनेबल जो चीजें हो सकती हैं उस तरीके से, भाई आपके दुनिया भर में ऐसा होता है जो प्रिजर्विंग वाले नेचर की जगह होती हैं, सरकार उसमें ध्यान देती है। दैट्स व्हाट वी कॉल वेलफेयर स्टेट। आप हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं लागते। अब प्रॉफिट भाई हम हिंदुस्तान को पानी दे रहे हैं, भाई हिमालय नहीं होगा तो बचेगा क्या आपके पास में? आप ये सोचते हैं ना कि हिमालय और हिमालय की नदियां नहीं। इस पूरे मॉडल की एक परेशानी ये है कि जो प्रॉफिट है ये एक आदमी की जेब में जा रहा है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, देश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, सरकार को इससे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यही लोग एनपीए करके सरकार पर और फिर देश के करदाताओं पर बोझ बन जाते हैं। इनका लॉस तो हम सब बियर करते हैं, इनका प्रॉफिट सिर्फ इनका होता है। तो ये पूरा मॉडल जो है ये बहुत ही चिंताजनक मॉडल है, और ये देश के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध मॉडल है। देखिए हर जगह पैसा, जब टिहरी डैम बना तो टिहरी डैम का जो प्रॉफिट आता है वो किसको जाता है? आपको टिहरी डैम का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है? टिहरी डैम का प्रॉफिट उत्तराखंड को मिलता ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं है उत्तराखंड का। इट्स अ शेयर बिटवीन यूपी एंड केंद्र सरकार। मतलब लोग हमारे मरे, नदी हमारी हो, जंगल हमारे खराब हो, डिस्प्लेसमेंट लोग हमारे हो, और प्रॉफिट बटे यूपी और दिल्ली के बीच में। यमुना नदी का पानी होता है, 4-4, 5-5 नदियां शेयर कर रहे हैं। इसीलिए जो है आज आप दिल्ली तक आते आते यमुना आप देख रहे हैं ना, आप अगर उसको वहां देखेंगे, उसका पानी में उसमें निर्मलता है, स्वच्छता है, तेजी है। जो कालसी से नीचे आकर के उसके हर जगह पे, मतलब उन्होंने डाक पत्थर से डाम बनाना शुरू कर दिया था, कम से कम 6-7 डाम बन गए उसमें। हर जगह जाके पानी इकट्ठा करो, इधर से इधर से इधर से। तो हरियाणा के बाद तो क्या है, सीवेज लाइन है, नाली बन गई, और आपने उसको इलाहाबाद तक खींचा। इलाहाबाद तो इसलिए खींच गया कि यहाँ से सीवर का पानी जा रहा है, सीवर का पानी जा रहा है, दिल्ली से सीवर का है, औद्योगिक कचरा है, जो भी है, हर शहर से औद्योगिक कचरा है। ये तो कुछ सरकार की रिपोर्ट कर रही है, मैं तो ढूंढ के ला रहा था कि कितना पानी जो है इनका इस पे जा रहा है। देखिए मैं पढ़ रहा था तो इसमें सरकार का मंत्रालय ही कह रहा है कि गंगा और यमुना में जो है 402.67 मिलियन लीटर जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बहता है। 249 मिलियन जो है वो गंगा में जाता है, और 153 मिलियन जो है वो यमुना में जाता है। अब ये समझ लीजिए कि दोनों नदियां पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो रही हैं, और बीच बीच में जब दूसरी नदियां मिलती हैं तो थोड़ा साफ होती हैं। यही स्टोरी है गंगा की लास्ट तक के जाने की और यमुना के लास्ट तक के जाने की। और इससे पानी की क्वालिटी सिर्फ खराब नहीं हुई है, कैंसर पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गंगा की बेल्ट कैंसर ग्रस्त बेल्ट बन गई है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो वाटर एक्टिविस्ट हैं जी जी उनके साथ, और उन्होंने बताया आर्सेनिक लेवल और जो दोहन कर रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं, हर जगह पे आर्सेनिक और पानी का जो लेवल है, कई पॉल्यूशन उसमें इतना ज्यादा है पीने के पानी। और एक बार आपको के शरीर में आर्सेनिक चला गया, अब आप उससे बच नहीं सकते। सिर्फ आप इंतजार कीजिए कि कब वो मैनिफेस्ट करेगा, किस बीमारी में करेगा, और खासकर कैंसर। पूरी कैंसर बेल्ट हो गई है।
एक एक साल में उनका जो आंकड़े थे, मैं तो दर्शकों से कहूँगी उस एपिसोड को देखिए और जो रावत साहब बात कह रहे हैं उन दोनों को मिला के देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से लाखों की तादाद में लोग कैंसर में मर जा रहे हैं, लेकिन जो मर नहीं रहे हैं, अभी इलाज करा रहे हैं, उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ है, उनके सेहत को एक चलाए रखने का, उनको जिंदा रखने का वो जो आर्थिक बोझ है परिवारों पर, उसमें सरकार हमारा कहीं साथ नहीं दे रही है नागरिकों का। वो आप खुद अपना इलाज कराइए। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग गांव के गांव नौजवान लोग कैंसर ग्रस्त होकर के गुजर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां लोग अब शादी नहीं करते, बेटी नहीं देते, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर परिवार में कैंसर पीड़ित लोग हैं। हरियाणा से लेके और आगरा तक जो है यमुना बिल्कुल पॉल्यूटेड है। इवन दिल्ली के बाद इसमें एक नदी दिल्ली में यहाँ पर मिलती है, हिंडन नदी जी। हिंडन उससे ज्यादा पॉल्यूटेड है। आप तो देखते गाजियाबाद से पूरी आती है, पूरा मतलब अगर आप यूं अंगुली डालने का भी हिम्मत भी नहीं कर सकते। अब ये यमुना नदी जिसको नदी हम बोल रहे हैं, आप खुद जाके कालिंदी कुंज में जाके देख लीजिए। अभी छठ का मौसम आएगा, छठ की आरती के लिए हम जो है यमुना में घुसेंगे और फोम वाला पानी अपना आएगा। मतलब आई कांट डू दिस। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी जो है लोग किस चीज की आरती उतार रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा। खाली अपना पूजा पाठ के नाम पे जो है कुछ करके नहीं होगा काम। और नेता लोग तो वो करने के लिए तैयार है ना, नेता आपको प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, लेकिन वो नहीं बोलेगा कि नदी क्यों नहीं साफ हो रही है। नेता तो जो जनता का मन है उसी में चाहती है कि उसी में रमे रहें। कितने खुश हो के आके उसमें बैठेंगे उस पानी में, और कई लोग उसमें नहाते भी हैं। मतलब इतनी खतरनाक चीज है। और यहीं से जा रही है, मथुरा में इतना स्टिंक है। मतलब आप जब वो पूरे मंदिर हैं उसके बगल से पूरी यमुना निकलती है, हालांकि उसका फाट बहुत चौड़ा है, बड़ा है, लगता है कोई पानी नहीं छोड़ते रहता ना। ये तो उनकी सारा कहानी ये है कि जो जहाँ पर घाट है वहां पर खूब पानी छोड़ दो ताकि लोग अपना गदगद रहे भक्त, बाकी जगह सूखा पड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इससे। तो पानी रहता है लेकिन पूरा स्टिंक वाटर है, ऐसा काला, इतनी उसकी स्मेल आती है बहुत खराब। और उसके अलावा देखिए वहां से आगे जाता है तो आपका आगरा आ जाता है। आगरा में पता ही नहीं चलता, क्योंकि फिर कोई आपने पानी रोक दिया कहीं तो वहां नदी फिर सूखी भी नजर आती है, रेत नजर आता है। ताज के पीछे जो किस जमाने में उसकी खूबसूरती होती थी वो गायब है। अब यमुना में पानी कैसे होता है, इलाहाबाद जाते जाते तो क्या होता है कि आगरा के बाद जो है यमुना में मिल जाती है चंबल नदी, और चंबल यमुना से करीबन 2 गुना से ज्यादा बड़ी है। एंड चंबल इज ए क्लीन रिवर। क्लीन रिवर इसलिए है कि चंबल को ये माना जाता है धार्मिक तौर पे कि ये श्रापित नदी है, तो इसमें करोगे कुछ काम तो श्राप मिलेगा आपको, तो इसके कारण से वो साफ है। मतलब जहाँ जिस नदी पे धर्म का बोझ नहीं है वो साफ है। तो अब वो साफ होने के कारण से चंबल में सबसे ज्यादा घड़ियाल है, चंबल में सबसे ज्यादा मगर है। आप जाइए कोटा में, लोग देखते हैं पूरी चंबल की जो बेल्ट है, रिवर बेल्ट, वो इट्स ब्यूटीफुल। और वहां लोग मतलब लोग जाते हैं अभी देखने के लिए भी। वो चंबल का पानी जब इससे मिलता है तो ज्यादा पानी होता है, तो ज्यादा पानी होता है तो रिवर थोड़ा क्लीन हो जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहां केन और बेतवा मिल जाती है और साफ हो जाती है। तो इलाहाबाद जाते जाते गंगा का पानी यमुना से कम होता है, और तब जो है फिर आगे तो हर जगह पे जो स्थानीय नदियां मिल रही हैं, और जो थोड़ा सी जहाँ पर जिसमें रिलीजियस एक्ट कम है या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम है, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश में उतने ज्यादा उस बेल्ट से आ रही तो इतना नहीं है, इस कारण से थोड़ी सी नदियां बची हुई हैं। अदरवाइज अगर हम सोचे कि क्या वाकई में गंगा में जो है पानी जो गोमुख से निकला वो यहाँ निकल रहा है, या यमुना में जो यमुनोत्री का पानी है वो क्या पहुंच रहा है, तो वाकई में वो कहीं नहीं पहुंच रहा है, उससे पहले ही बहुत सारा और पानी मिल जा रहा है। तो कुल मिला करके हम अपने जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियां, इन सब को खराब कर रहे हैं। और जहाँ जिन नदियों में आस्था का बोझ कम है वो नदियां अभी भी साफ हैं। जी। और वहाँ पर जो नदियों का जो जैविक इकोसिस्टम है वो भी है, उसमें घड़ियाल भी हैं, उसमें मछलियाँ हैं, सब है। बिल्कुल। अगर हम नदियों से दूर रहें तो हम अपनी नदियों का ज़्यादा भला करेंगे। जी। पहाड़ों से थोड़ा दूर रहें तो पहाड़ों का भला करेंगे, जंगलों से दूर रहें तो जंगलों का, और इन सब को उनके प्राकृतिक स्थिति में रहने दिया जाए। और हम अपने टूरिज्म के लिए, आस्था के लिए, किसी भी के लिए उसको बिगाड़े नहीं। हाँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ना जाओ, मैं बोलता हूँ कि जाओ तो फिर एप्रिशिएट करो, मतलब उसमें उस विनम्रता से जाओ, अपने कंज्यूमरिस्ट तौर तरीकों के साथ मत जाओ, विनम्रता से जाओ। और उसको उसी स्थिति में रहने दो, बिना बिगाड़े वापस आओ। अपने अहंकार में मत जाओ कि हम खरीद सकते हैं, और ये महसूस करने जाओ। बिल्कुल, उसको फील करने जाओ कि हाँ भाई ये चीज है कि मैं वहां जा रहा हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हिमालय है। मतलब मैं बोलता हूँ कि जब जाओगे, जैसे विंटर्स में अगर उत्तराखंड जाओ तो बहुत सुंदर है। मतलब जब दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में
पूरा एक रोंदू मौसम होता है, रोंदू मतलब बिल्कुल डिप्रेसिंग है ना, चारों तरफ फॉग है, इतना वो है। वो उस समय आप हिमालय क्षेत्र में जाओ, चाहे लद्दाख चले जाओ, चाहे उत्तराखंड, आपको चमकती हुई धूप मिलेगी और इतना खूबसूरत आसमान, ऐसा लगेगा कि वाकई में हम स्वर्गलोक में आ गए। तो वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पहाड़ों में जाने का सबसे बढ़िया टाइम जो है सर्दियों का टाइम। तो उसको अप्रिशिएट करिए, वहां जाइए, बैठिए, और मास टूरिज्म से थोड़ा कम करें चीजों को। मतलब सरकार ना करें। मेरे को लगता है कि सरकार का काम होना चाहिए कि अब थोड़ा रेगुलेट करे चीजों को।